ओके, नमस्कार। आज मैं एक देश एक परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ उपस्थिति है और यह दृष्टिकोण सिविल सेवा या पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि इसमें कुछ कहना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि रोजगार के सपनों के बीच एक देश एक परीक्षा, रोजगार के सपनों के बीच एक देश एक परीक्षा एक ऐसी धारा है जिसमें एक निरूपण, जिसमें एक संदर्भ बहुत ही गहरा छुपा हुआ है। अभी 29 जुलाई को आपने देखा होगा कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 लाई। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि अगर बड़ा रोजगार, बड़ा दिल और बड़ा दिमाग लगाना है तो बड़ी शिक्षा पद्धति भी हो, और जिस तरीके से एक देश और एक परीक्षा की दृष्टि से कल का ये फैसला है, 19 अगस्त का कैबिनेट ने इसको भी मंजूरी दी। इससे मैं समझा कि ये बदलाव का एक बड़ा प्रयास है, या फिर सरकार अपने ओर ध्यान भी आकर्षित कराना चाहती है। सरकार ये बताना चाहती है कि बहुत सारी संभावनाओं को मैं अवसर में बदलने की फिराक में हूँ। ठीक है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसको लेकर के जो चिंतन और चिंता है उसको हम प्रकटीकरण करेंगे, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसमें कहने के लिए अवसर हैं। नई शिक्षा परीक्षा पद्धति का परिप्रेक्ष्य क्या है, नौकरी को लेकर जो स्थिति है वो क्या है, क्या किया जाएगा, इसकी पारदर्शिता और प्रासंगिकता क्या होगी। आर्थिक हालत तो ख़राब है, सरकारी नौकरियां तो सिकुड़ गई हैं। सरकार खुद पिछले 45 वर्षों की तुलना में 2019 में ही सबसे कम रोजगार के लिए जानी जाती थी। 18 से ही चल रहा है। कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा ये समस्याएं हैं। पहले की कई भर्तियों का कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी कि काफ़ी कुछ परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन ठीक बात है, बट रोजगार की मात्रा क्या है। 65% युवाओं के इस देश में अगर 130 करोड़ की तुलना में देखें तो 75 वगैरह करोड़ जो जनसंख्या है युवाओं की, उनको हर साल कितना रोजगार मिलेगा। नई प्रणाली से खर्च में कटौती होगी, इसमें कोई दुविधा नहीं। सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी, इसमें भी कोई दुविधा नहीं। अपने ही ज़िले के केंद्रों पे आप रहेंगे परीक्षा के लिए, इसमें भी कोई दुविधा नहीं। लेकिन कितने लोगों को कितने लोगों को कंप्यूटर भी एग्ज़ाम देना आता है, कितने लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना आएगा, यह सब चीज़ें भी थोड़ी समझने बूझने की रहेंगी। कहने का मतलब है कि 2.5 लाख पंचायतें हैं इस देश में, 6.5 लाख गांव हैं और 676 ज़िले हैं, और बदली हुई परिस्थिति में 1000 सेंटर हैं। संभव नहीं है, सही है कि हर ज़िले में एक सेंटर होगा। उसके बाद कई ज़िलों में, एक ज़िले में 1-2 सेंटर भी हो सकते हैं, क्योंकि 1000 सेंटर और 676 ज़िले, तो जाहिर है कि कुछ ज़िले कई सेंटरों से भी बद्ध होंगे। ठीक, और अंततः अगर हम बात करें तो भर्ती एजेंसी क्या होगी, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, क्षेत्रीय भाषा वालों के क्या होगा, क्योंकि जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, उसमें क्षेत्रीय भाषा को बड़ी प्रमुखता दी गई है। तो क्या इस परीक्षा में भी क्षेत्रीय भाषा की कोई प्रमुखता निहित है क्या? तो ऐसे कुछ बिंदुओं पर मेरे साथ थोड़ी देर सफ़र कीजिए। आनंद ना आए तब भी रहिए, क्योंकि देखिए भाई, अगर टेम्पो में आप यात्रा करते हैं, टेम्पो यहाँ वो उछलता है, तब भी तो आपको गंतव्य तक पहुँचने के लिए, गंतव्य तक रहता है मन में ना कि पहुँचना है चाहिए जैसे करके। तो थोड़ा सा इसको सीखने के लिए थोड़ा सा इसके साथ हमारे साथ यात्रा कीजिए। और मैं बड़ी चेष्टा के साथ, बड़ी अभिरुचि के साथ और बड़े आत्मबल के साथ प्रकट होता हूँ। मैं लफबाजी करने के लिए ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ बीच में, लेकिन वो भी एक चिंतन और दर्शन से भरा होता है, बकवास नहीं होता बेमतलब का। तो इसको थोड़ा हमारे साथ जुड़िए
आगे बढ़िए, आप देखिए कि क्या वाकई में जो इस एक देश एक परीक्षा है। देखिए, एक देश एक टैक्स 1 जुलाई 2017 से चल रहा है, ठीक है ना। उसके पॉजिटिव निगेटिव क्या है, बहुत सारा लेखों का आप लोग भी पढ़े होंगे, कई चीज़ जानते होंगे। एक देश एक राशन कार्ड अभी कोरोना के बीच में ही आह्वान हो चुका था, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन उस स्तर का कहीं दिखा नहीं है, हालांकि जून से ऐसी संभावना थी। और एक देश एक चुनाव की भी चर्चा आप सुने होंगे। अब एक देश एक परीक्षा हो गया। हमें लगता है कि एक देश और एक शिक्षा भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाया जाए, दिल्ली में कुछ पढ़ाया जाए, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। मेरा मानना है कि मैं इलाहाबाद में फर्स्ट ईयर में अगर कहीं पढ़ा हूँ तो दिल्ली में अगर ट्रांसफ़र लूँ तो सेकेंड ईयर में वहाँ वही सिलेबस मिले जो वहाँ का है। तो यूनिफॉर्मेलिटी भी आनी चाहिए शिक्षा में। तो एक देश एक शिक्षा की भी आवश्यकता, अभी शिक्षा नीति तो आई है, लेकिन इसमें एक अम्ब्रेला के नीचे सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी सिलेबस को डिज़ाइन करेंगी, अभी ये कह पाना मुश्किल है। अभी जो चीज़ इसमें है, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि देश में 20 ऐसी एजेंसियां हैं जो परीक्षा को कंडक्ट करती हैं, और इस 20 एजेंसियों में से आप अगर सोचिए कि एक गैर तकनीकी पद के लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ये सुविधा दी गई है, और पात्रता सबकी बराबर होती है। अगर मान लिया कह दिया कि आप 12वीं पास हैं, इस परीक्षा को दे सकते हैं, आप ग्रेजुएट पास हैं, इस परीक्षा को दे सकते हैं, आप 10वीं पास हैं, इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो हमें यह समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर 20 जो एजेंसीज़ हैं परीक्षा कराने वाली, अगर 100 रुपये भी फीस मांगती हैं, तो एक विद्यार्थी नौकरी की फिराक में, क्योंकि नौकरियां तो कहीं मतलब बड़ी सपने टार्च लेके खोज रहा है, आज के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही खोज रहा है। ऐसे में अगर 20 एजेंसी में वो फॉर्म भरता है और 20 एजेंसियां प्रति माह की दर से भी अगर परीक्षा लें तो 12 महीने ही होते हैं। यानी कि हर संडे, 2 संडे, 3 संडे छोड़कर उसकी पूरी ज़िंदगी इस शहर उस शहर, नौकरी, इसमें फॉर्म भरने, इसी में वो कट जाता था। तो मैं उस दृष्टि से समझता हूँ कि एक देश एक परीक्षा कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की इस अपड़ धपड़ को, इस आर्थिकी को, इस दबाव को, इस समय को और इस परीक्षा के आपाधापी में तैयारी करने के बजाय बैग बांध करके कभी इस सेंटर उस सेंटर, इस जिले उस जिले में जो आवाजाही थी, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। एक जगह फॉर्म भरेगा, खास तौर से मैं ग्रामीण बच्चों की बात करूं, खास तौर से मैं महिलाओं की बात करूं, तो ये बहुत राहत उनको दे सकता है। उसका 2 कारण है। पहला कारण है कि एक फॉर्म भरेंगे और सारी नौकरी के लिए हो जाएगा वो। दूसरा चीज़ है कि आप जिस ज़िले के हैं उसी ज़िले पे आपकी चॉइस सेंटर होगा, तो ज़िले हेडक्वार्टर से जितनी दूर आपका होगा, ऑनलाइन हालांकि होगा, तो इसमें थोड़ा आजकल सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे देश में अगर इतनी अच्छी होती तो हमारे यहाँ शिक्षा का इस कोरोना काल में स्थिति बेहतर होती। तो जाहिर है ये तो पता है कि ये शिक्षा उतने ज़्यादा बेहतरी से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही, क्योंकि कनेक्टिविटी और बिजली प्रॉब्लम है। मान लो फ़ोन है, बिजली नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, और माना बिजली है भी, कनेक्टिविटी ही नहीं है, लगता ही नहीं है, ऊपर जाके चढ़ेंगे छत पे तब हेलो हेलो मामा जी से होगा। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई का क्या उससे संलग्नता हुई? तो ये तो एक खतरे वाली बात तो रही है। तो आने वाले 2025 तक 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल की कनेक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि वो जुड़ जाएंगे इससे। तब तक अभी देश ने जो सुधार किया है, देखो चल ही रहा है। मैं सरकार को भी एक लिमिट के बाद जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि विकास सनय सनय होता है, और हम लोग जैसे 10वीं के बाद 12वीं करने में 2 साल लगा, ग्रेजुएट करने में 3 साल लगा, आगे करते करते वक्त लगा। ऐसा तो था नहीं कि एकाएक सवेरे उठे और सारा चीज़ हो गया, तो सारा चीज़ एक साथ होता नहीं है। तो सरकार को एक लिमिट के बाद एक तो दोष नहीं दे सकते, और सरकार की नीतियों को एक लिमिट के बाद आप आलोचना नहीं कर सकते। कारण यह कि हम सरकार के पॉलिसी डिज़ाइन में कितने दिमाग लगे हैं, कितने समय लगे हैं, कितने लोगों की एक प्रकार से रिसर्च उसमें खर्च हुई है, हम लोगों का अंदाज़ा नहीं रहता। लेकिन जो मेरे सामने, मैं एक सकारात्मक पहलू के साथ जो इसके और भी तल्ख बातें हैं मैं उसकी चर्चा कर लूँगा। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि कार्मिक मंत्रालय जो है, जो प्रधानमंत्री के अधीन होता है, उसका कोई कभी कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। राज्य मंत्री के दर्जा में जैसे जितेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो काम कर रहे हैं, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, पहली पारी में भी यही काम कर रहे थे। और उन्होंने एक निर्णय लिया है लोगों ने कि क्यों ना ग्रुप बी, जो कि ग्रुप बी का मतलब है गैर राजपत्रित, ग्रुप बी में गैजेटेड पोस्ट आती उसको नहीं, नॉन गैजेटेड पोस्ट
को, सी को, बी एंड सी को, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनकी अपने भारत में एक परीक्षा आयोजित कराया जाए। इसको लेकर के एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया और उस प्लेटफॉर्म का नाम, अगर हम उसकी बात करें तो इसको बोलेंगे सामान्य पात्रता परीक्षा। सामान्य पात्रता का मतलब होता है कि एक प्रकार से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन इट मीन्स कि सब क्वालिफिकेशन कॉमन है, पर काम करने का तरीका कॉमन है। तो भर्ती करने के लिए एजेंसियां दर्जनों भर क्यों भैया, एक एजेंसी से काम चला लो, बच्चे का पैसा बचेगा। बेरोजगारी में तो यहाँ चवन्नी अठन्नी का खेल बिगड़ा हुआ है, यहाँ हज़ारों का क्यों गड़बड़ कर रहे हो। तो अब इससे क्या आएगा, इससे एक तो जो हम समझना चाह रहे हैं कि आयोजित करने के पीछे क्या कारण थे। कारण यही था कि जब योग्यता एक है, परीक्षा एक क्यों नहीं, सारी एजेंसियों में क्यों फॉर्म भरने वाली स्थिति पैदा की जाए। प्रक्रिया क्या होगी, अगर हम थोड़ा सा इसमें जो हमारा अध्ययन है, मैं इस पर लेख भी लिखा हूँ, बहुत कुछ लिखा हूँ, 15-20 पेज है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये सब याद हमको नहीं देखना पड़ेगा भाई, ताज़ा ताज़ा मामला हो समझा करो। टीचर हूँ तो इसका मतलब थोड़ी सब रटफट के आया हूँ। तो चयन की प्रक्रिया क्या होगी, भारत सरकार के सभी भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रारंभिक टीयर 1 परीक्षाओं में शामिल एक आम स्क्रीनिंग टेस्ट अर्थात एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि को मिला करके एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अभी 3 को मिलाया ही गया है बच्चा। वैसे उम्मीद है कि भारत की जो 20 एजेंसियां हैं वो धीरे धीरे सबको इसमें लाया जाएगा, एक अम्ब्रेला के नीचे। अभी 3 को मिला करके व्यवस्था की जा रही, जिसमें एक एसएससी है, एक रेलवे का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और एक जो बैंकिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इन्हीं 3 एजेंसियों को इसमें डाला गया है अभी। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ टीयर 2 में, अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो मुख्य परीक्षा से संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षाएं। एक अच्छी बात इसमें है जो मुझे लगा, मुझे ठीक से लगता है कि यूपीएससी में भी ये होना चाहिए कि एक बार अगर स्टूडेंट प्री पास करता है तो उसको कम से कम 3 बार मेंस देने दो, ऐसा संशोधन आना चाहिए। एक प्रीलिम्स और 3 बार मेंस, और जब 3 बार मेंस दे ले, अगर चौथी बार देना है तो फिर उसका प्रीलिम्स का टेस्ट लो। इसी तरीके से इसमें है कि एक बार अगर आप इस परीक्षा में पास कर लेते हैं, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर लेते हैं, उससे जुड़े कहीं पर जो मुख्य परीक्षा है उसको देने के लिए आप 3 अवसर लेंगे, ना कि हर साल आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते रहेंगे। तो ये इसका बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव साइन हमको दिखा, बहुत अच्छा है, ये मैं तारीफ कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूं कि अगर ये सुधार सरकार, जो कि कार्मिक मंत्रालय में तो यूपीएससी भी है, एसएससी भी है, बस एजेंसियां भर्ती करने के लिए पोस्ट अलग अलग होती हैं। भाई भर्ती करने वाला तो कार्मिक है ना, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नाम है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं कार्मिक प्रशासन। हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सारी ज़िंदगी यही तो करते रह गए, और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्ति होती, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में अपना काम बांटे भी तो है ना, तो उसमें एक पर्सनल डिपार्टमेंट है जो प्रधानमंत्री का अधीन होता है। इसी में प्रशासनिक सुधार भी आता है जो प्रधानमंत्री का अधीन होता है, और उसके मंत्री, राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। तो वो व्यवस्था में यही अगर चाहें तो यूपीएससी को भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि भैया एक बार प्री पास करा दो लड़के का, और 3 बार मेंस देने दो, काहे पर बार बार पेपर बांटते रहते हो उसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सीईटी के अंतर्गत 3 स्तरों पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा का सुझाव दिया गया। 3 स्तर में, एक स्तर है मैट्रिकुलेशन 10वीं का, फिर एक इंटरमीडिएट है 12वीं का, और एक है स्नातक स्तर का। आप जानते हैं कि एसएससी वगैरह में ग्रेजुएट लेवल एक एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट लेवल, उसमें ग्रेजुएट होते हैं तो ग्रेजुएट लेवल का हो जाता है, और इंटरमीडिएट वाले भी उसमें देते हैं। और आपने नीचे की परीक्षाएं कई मैट्रिकुलेशन लेवल पर जो हैं, मान लो कहीं पर जहाँ पे होती हैं, तो अलग अलग लेवल का जो कॉमन टेस्ट है, जो गैर तकनीकी, जिसमें इंजीनियर, बीटेक ये सब वाला कहानी नहीं है, वो सब परीक्षा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, इंजीनियर बैठ सकता है, बट इंजीनियरिंग का पद ना हो, कॉमन हो, मतलब कोई भी, जैसे कहते हैं ना ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, जैसे सिविल सर्विसेज से कॉमन कंपटीशन, ऐसा तो लिखा नहीं रहता ये बीएससी वालों के लिए, बीए वालों के लिए, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो उसके लिए परीक्षा है। इसकी वैधता हमने बता दिया कि 3 साल की इसकी इन्होंने वैधता की बात कही है। एक मजे की बात जो ये हो गया है ये बातें, अब ऐसी व्यवस्था के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा बच्चा मैं आपको गिना सकता हूँ, थोड़ा फ़ायदा गिन लेना चाहिए कि रिजल्ट
देखिए, एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, जैसे प्रारंभिक परीक्षा का यूपीएससी वगैरह रिजल्ट जल्दी दे देता है, लेकिन वही मैनुअल चेकिंग वगैरह करे, आंसर शीट ऐसे मैनुअल हो जाए तो कितने महीने लगा देगा। जैसे हमारे देश में जब पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, तो मालूम है आपको पहला वोट कब पड़ा था? 25 अक्टूबर 1951 को। कहाँ पड़ा था मालूम है? हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है, वहाँ पहली बार वोट पड़ा, और इलेक्शन चला फरवरी तक। 25 अक्टूबर से फरवरी तक जरा गिनिए, और अभी आप देखिएगा 1.5 महीने के अंदर सब 12 न्यारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो जैसे जैसे सक्रियता आएगी, जैसे ऑनलाइन आए, तो ये सब तेज है, तीव्रता है, इंटेंसिटी है। उसका लाभ क्या होने वाला है? किसी एक एजेंसी द्वारा परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। अब किसी एक एजेंसी, आप समझ रहे हैं, अभी मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं, जिसमें परीक्षा का रिजल्ट आने में समय नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब हो गया तो वो जब चाहे दे सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव होता है, जब चाहे दे दें। पात्रता वाला, छात्रों पर हर विभाग की परीक्षा के लिए अलग से फीस नहीं जमा करना होगा। एक फीस देगा और 20 एग्जाम देगा, मतलब 20 एग्जाम नहीं देगा, एग्जाम देगा लेकिन विभाग सारे में चला जाएगा। जो पहले के 20 एजेंसियों में, वो जब देखो यहाँ फार्म वहाँ फार्म, यूनिवर्सिटी रोज हम इलाहाबाद में देखते थे, आज ये फार्म दबा के घूम रहा, कल वो दबा, अब वो सब समस्या हल हो जाएगी। एक ही बार में एक ही फीस जमा करनी पड़ेगी, और पूरे देश की जितने नॉन टेक्निकल एग्जाम है उसमें सब में उम्मीदवारी उसकी हो जाएगी। भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, और परीक्षा केंद्रों की संख्या 1000 होगी। इससे साफ है कि 676 जो जिले देश में हैं, उसमें कम से कम बाकी के जिलों में 2-2 सेंटर भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? और दूसरे जिले में जाना नहीं, आपको अपने ही जिले में एग्जाम देना है। चयन प्रक्रिया में कम समय लगेगा, साथ ही एक पोर्टल के माध्यम से कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जैसे ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं, कितना समय लगता है? जितना फार्म भरने में लगता है, जाने में लगता है, जैसे मेल करना, व्हाट्सअप करना, ये करना, वो करना, उसी तरीके से मैं समझ रहा हूँ। इसका सीधा लाभ तैयारी करने वाले युवाओं को मिलेगा, और उन्हें समस्याएं कम होंगी। इसमें भी कोई दुविधा नहीं है कि उनको समस्याएं कम होंगी। लेकिन हानि क्या होगी? थोड़ा जब लाभ है तो थोड़ा हानि भी समझ लीजिए ना। हानि उनको क्या होने वाली, क्या ऐसा होने जा रहा है जो उनको दिक्कत आ सकती है? दिक्कत यह आएगी कि इसमें बच्चा शुरुआती दिनों में, ये कहा यह गया है कि शुरुआत में सीईटी यानी कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वह परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होगी। ठीक है, अब हिंदी और अंग्रेजी में अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो हिंदी 9 राज्य हैं जो हिंदी भाषी हैं मूल रूप से, 9 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2 ले लीजिए, बिहार झारखंड ले लीजिए 4 हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश ले लीजिए 5 हो जाएंगे, राजस्थान ले लीजिए 6 हो जाएंगे, हरियाणा को ले लीजिए 7 हो जाएंगे, और इधर हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए 8 हो जाएंगे, उत्तराखंड को ले लीजिए 9 हो जाएंगे। बाकी पंजाब में जाएंगे पंजाबी, गुजरात में जाएंगे गुजराती, उड़ीसा में जाएंगे उड़िया, बंगाल में जाएंगे बंगाली, तमिल, तेलुगु, ये सब चलता है। तो ये मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर स्थानीय भाषा नहीं होगी, जैसा कि इसमें हिंदी अंग्रेजी माध्यम है, तो इन प्रदेशों के लोग अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं और अपनी तेलुगु तमिल में देते हैं, तो परीक्षा कैसे होगा? ये समझने वाली बात है। तो ये हमको लूपहोल मिला थोड़ा सा कि अंग्रेजी हिंदी माध्यम में, जबकि नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने की बात कही है शुरुआती दिनों में, और ये भी कहा कि कक्षा 5 तक तो रहेंगे, इसको 8वीं तक भी किया जा सकता है, लेकिन एक देश एक परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का चर्चा नहीं है। क्षेत्रीय भाषा में आयोजित नहीं की जाएगी। अब देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं में लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए तैयारी करें छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। लोक सेवा आयोग छोड़िए, जो ये लोग करते हैं इनको भी एक समस्या हो। जो लोक सेवा आयोग वाले हो सकता है उसमें ना भी जाए, लेकिन कई लोग नौकरी के अभाव में तैयारी कर रहे हैं, वो चले जाते हैं, मतलब IAS PCS के साथ साथ इसमें भी चले जाते हैं, ये बात कही जा रही है। अब आता हूँ मैं कि कैबिनेट का जो फैसला है, देखिए बच्चा, एक जानकारी मैं बड़ी पुख्ता दे दूँ, जो मैं यहाँ अपने लेख से दे देता हूँ, कहीं ईंट का कहीं रोड़ा किया हुआ हूँ। नौकरी को लेकर के पिछली स्थिति क्या है? पहले नौकरी तो समझ लीजिए, जब सरकार नौकरी वैकेंसी नहीं निकालेगी तो परीक्षा कितने भी बड़ी करा ले। भाई, सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी की वैकेंसी आनी चाहिए। वैकेंसी कितनी आएगी? मैं एक ताज़ा रिपोर्ट का उदाहरण देता हूँ। ताज़ा रिपोर्ट ये है कि 1 मार्च 2018 तक केंद्र सरकार के विभागों में 6,83,000 पद खाली थे। ठीक है, 6.25 लाख ग्रुप सी के इसमें थे, यानी सबसे ज़्यादा 6.25 लाख, करीब 6,83,000 का मतलब समझिए 7 लाख के आसपास पद खाली थे, जिसमें 6.25 लाख ग्रुप सी के थे और करीब 90,000 ग्रुप डी के थे। ग्रुप डी, A B C D, डी वाला,
और 20,000 के आसपास ग्रुप बी के थे। ग्रुप बी का मतलब यहाँ 2 पद होते हैं, एक राजपत्रित होता है, एक गैर राजपत्रित, एक गैस्टेट होता है, एक नॉन गैस्टेट। तो यहाँ मैं नॉन गैस्टेट की बात कर रहा हूँ। ये खाली थे। एक से हर साल बच्चा हर साल करीब 1.25 लाख पदों के लिए आप कितना भी जोड़ तोड़ कर लीजिए, 1.25 लाख पद निकलता है, ठीक है ना, 1.25 लाख पद। और सरकार क्या 1.25 लाख पद कब निकाली नहीं, मतलब एक ऑन एवरेज ये है निकलता है, और उसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग आवेदन करते हैं, ठीक है। तो आप इससे प्रतिशत समझ सकते हैं कि मारामारी बहुत ज़्यादा है। और यह भी समय से हो नहीं रहा ठीक से। आप एसएससी का जरा देखिए, कितने साल से गड़बड़ी कर, वो जो गड़बड़ हुआ है, रिजल्ट रुके हुए। आप उत्तर प्रदेश चले, किसी भी जगह चले जाइए, स्टेट एजेंसीज में चले जाइए, भर्ती करने वाली स्टेट एजेंसी, यही सब तो करवाए हैं, ये सब यही लोग गड़बड़ किया, तभी तो ये हो रहा है। आप भर्ती करके दे नहीं रहे, वैकेंसी दिए, भर्ती करके कब देंगे पता ही नहीं। लड़का रोज आना यहाँ वहाँ कर रहा है। आजकल तो ये स्थिति है बच्चा, पहले फार्म भरो, फिर एग्जाम का डेट का इंतजार करो, जब एग्जाम हो जाए तो फिर कचहरी का चक्कर लगाओ, कोर्ट कचहरी का। फिर अब तो नौकरियां सरकार के कार्मिक विभाग से नहीं निकल रही हैं, अदालतों के फैसलों से निकल रही। तो ये पढ़ लिख करके मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े मेज पे बैठते हैं और बड़े बड़े हुक्मरान कहलाते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि सारा मामला कचहरी कोर्ट में चला जाता है। इस पर भी ये भी एक कारण होगा कि ऑनलाइन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जो बड़ी अच्छी बात कही वो मैं बता देता हूँ, कि यह पारदर्शिता जो है यह एक प्रकार से वरदान होगी, बिल्कुल सही ऑनलाइन होगी तो वरदान। अभी देखिए कोई एग्जाम होता है बिना पेपर सॉल्वर के, बिना बिचौलिए के हल होता नहीं है। ये गड़बड़ियाँ भी बहुत तेज़ी से फैल गई हैं। तो इन सब से निजात पाने, यही सब मैं बता तो रहा हूँ, ये सब एक कारण है। देखो कोई झगड़ा, जब हमारा आपका भी झगड़ा होगा ना, तो हम 5 साल पुराना जो गड़बड़ बोले होंगे वो सुनाएंगे आपको। तो ये कई सालों का नतीजा है, ये कई सालों का नतीजा है, ठीक है। सरकारी नौकरी तो स्वयं कम करने पर सरकार आतुर है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, उस समय कहा गया था कि अगर 2% सरकारी नौकरी में आप कटौती करते हैं तभी ये योजना सफल होगी, और 1.5% कटौती का निर्णय लिया गया। वाजपेयी साहब ने कहा कि मैं युवाओं के आंखों को देखता हूं तो मेरा ये मन नहीं करता है, मैं नहीं कटौती कर सकता भैया, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से नेताओं के आंख में पानी होगा तभी युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, अदरवाइज तो खेल होगा। वैकेंसी को लेकर कैलेंडर की कोई बात हमें पता नहीं चली। हालांकि कैबिनेट का भी निर्णय है, अभी बहुत कुछ आगे होना है, लेकिन कैलेंडर क्या होगा? क्या ये साल भर में भर्ती, प्री, मेन सब करा कर हाथ में अपॉइंटमेंट दे देंगे? ऐसा कोई कैलेंडर हमको नहीं मिला। पहले भी नौकरी के लिए बरसों इंतजार किया, क्या अब भी ऐसा ही रहेगा? ठीक है, एक देश एक नौकरी, लेकिन इंतजार कितना करना पड़ेगा? पारदर्शिता समय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जो इसमें पूर्ति दिखाई देती है। जुगाड़ और रिश्वत मामूली बात बनकर रह गई थी। जुगाड़ और रिश्वत से नौकरी मामूली बात थी। इस पारदर्शिता, अगर ये ऑनलाइन टेस्ट है तो हो सकता नहीं होगा, लगभग लग रहा है मुझे, हालांकि 100% कुछ भी नहीं बोल सकते। जुगाड़ वालों का भी इसमें थोड़ा सा मामला कमजोर होगा, यानी कि ठीक होगा। भाई भतीजावाद व्यवस्था भी खूब शामिल है, उसको भी ये तोड़ दे सकता है, इसको भी जकड़न को ख़त्म कर सकता है, यानी कि ये धराशायी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि पिछली भर्ती एजेंसियों की तरह यह न रहे, ऐसा होपफुली कि ये न रहे। क्या किया जाएगा, थोड़ा इसको सुन लीजिए। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी के साथ फिलहाल 3 भर्ती बोर्ड, मसलन रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग कर्मचारी संस्थान को इसमें शामिल किया गया है। मौजूदा समय में केंद्रीय स्तर की नौकरी से जुड़े करीब 20 भर्ती बोर्ड हैं, जिसे आने वाले समय में एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मैं असल में थोड़ा ओके, किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। अब आप अगर इसको इस नज़रिए से देखें कि इसका पूरा दृष्टिकोण क्या है, इसका पूरा संदर्भ क्या है, तो आगे देख लीजिए। भर्ती व्यवस्था स्पष्ट दिखती है कि यह कुछ न कुछ खेल जरूर करेगी, एक पॉजिटिव चीज़ को महत्व दे सकती है। अब चूंकि पॉजिटिव की बात है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए,
इसमें जो भर्ती करने वाले लोग हैं, भर्ती एजेंसी जो है, भर्ती एजेंसी का मुख्यालय दिल्ली में रहेगा। इसका चेयरमैन सचिव स्तर का अधिकारी होगा। केंद्र के सचिव की बात कर रहे हैं, केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी बहुत बड़ा अधिकारी होता है। केंद्र के सचिव जब कभी हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी स्टेट में होते हैं ना, तो सेंटर में जाते हैं तो सचिव बनते हैं। तो समझ लीजिए कि हमारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के बराबर वैल्यू रखेंगे जो इसके चेयरमैन होंगे। इसके बोर्ड में उन सभी विभागों के प्रतिनिधित्व होंगे। वो सभी बोर्ड, जैसे अभी 3 बोर्ड शामिल किया तो इसके रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड में सदस्य के रूप में रहेंगे। और अगर बोर्ड आप शामिल करेंगे, 20 बोर्ड हैं देश में, तो सभी इसके रिप्रेजेंटेटिव इसके मेंबर होंगे। आप इसको आरडीसी की तरह समझिए, जैसे हम लोग राष्ट्रीय विकास, वो एनडीसी की तरह समझिए। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद पीएम चेयरमैन है तो सारे मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं, प्रतिनिधित्व होंगे, जिसमें भर्ती बोर्ड को इसमें जोड़ा जाएगा। यह भी समझना ठीक रहेगा कि आखिर ये नई व्यवस्था क्यों लाई गई। क्या पहले फुटकर में बनी भर्ती एजेंसियां इस मामले में सार्थक नहीं थीं क्या? समझो ना कि ये 54-58 वाली जो एजेंसियां थीं, क्यों गड़बड़ी होती थी? क्यों ये अधीनस्थ आयोग या फलाना ढिमका, ये सब एसएससी वगैरह में क्या प्रॉब्लम थी ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह में? असल में सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों की एक जैसी पात्रता के बावजूद अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था, जिसके चलते उन्हें न केवल आर्थिक दबाव से जूझना पड़ता था बल्कि आए दिन परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता था। गौरतलब है कि प्रत्येक परीक्षा में करीब 2.5 से 3 करोड़ अभ्यर्थी आवेदन करते थे, जिससे एक छतरी, अब इसे एक छतरी के नीचे ला दिया गया। सरकार ने भर्ती एजेंसी के लिए 1500 करोड़ से अधिक रुपए का आवंटन किया, जिसे 3 साल में खर्च किया जाएगा। परीक्षा का प्रारूप मैं बता चुका हूँ, क्षेत्रीय भाषा में दिक्कत में बता चुका हूँ, ठीक है। नई प्रणाली में कटौती होगी। नई प्रणाली से क्या कटौती होगी जरा उसको समझ लीजिए, ठीक है। नई प्रणाली महंगी हुई परीक्षाओं को भी न केवल सस्ता करेगी बल्कि समय और संसाधन को भी बचाएगी। यहाँ वहाँ जो भागते रहते हैं उसमें थोड़ी रुकावट आएगी। यहाँ वहाँ की भागदौड़ से बचत होगी। महिलाओं और ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए बड़ी सुविधा के रूप में देखी जा सकती है। परीक्षा केंद्र का समीप होना और बार बार यात्रा करने और ठहरने आदि के खर्च से मुक्ति मिलेगी। ये सब मैंने अपने ढंग से लिखा हुआ है, ये मैं आर्टिकल का रूप दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बड़ा मेहनत हुआ यार। गौरतलब है कि सीईटी के प्राप्त अंक परिणाम घोषित करने की तिथि से 3 साल के लिए वैध होंगे, जिस समय रिजल्ट आएगा। दोबारा सीईटी में भाग लेने के लिए यहाँ अवसरों की कोई सीमा नहीं है। आपकी उम्र है, आप देते रहिए। इसी 3 सालों के बीच मुख्य परीक्षा में शामिल होते रहेंगे। संभावना जताई गई कि यह परीक्षा साल में 1 या 2 बार भी आयोजित की जा सकती, 1 बार या 2 बार। टीईटी जैसे समझते हैं ना, वैसे एसईटी समझ लीजिए। ये सब सुविधाएं बेरोजगारों के लिए संतोष प्रदान करने वाली तो लगती हैं। वैसे इस परीक्षा में सुधारवादी संकल्पना से निहित एक ऐसी योजना के रूप में देखा जा सकता है जो भविष्य की तस्वीर बदल सकती है। देश में पारदर्शी परीक्षा कम करा लेना भी हमेशा एक चुनौती रही है। पेपर लीक होते रहे हैं, एजेंसियां कटघरे में रहीं, परीक्षाओं के परिणाम देर में आते रहे और बेरोजगारी का स्तर बढ़ता रहा और युवाओं के हाथ खाली रहे। ऑनलाइन की इस बदली हुई परीक्षा में शायद ये सब चीज़ें ना हों। जैसी संस्था परीक्षा अनियमितता के बदनाम हो चुकी संस्थाओं को भी इसमें अपना पाप धुलने का मौका मिलेगा। ये मतलब वो सब लोग अब गड़बड़ी ही नहीं कर पाएंगे तो चलो भैया गंगा नहा लिए। यदि इस प्रणाली से पारदर्शिता का भरपूर विकास होता है तो यहाँ मेहनतकश युवाओं के लिए बेहतर ही कहा जाएगा। क्या समझे? अब अगर हम बात करें कि जो हमारा दृष्टिकोण है, मैं आप लब्बो लुआब जो इसका था मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। जो इसका पूरा परिष्कृत स्वभाव है, जो इसके बारे में एक समाधान है। कई क्षेत्रों में कई क्वेश्चन हो सकते हैं, अब हर क्वेश्चन का जवाब एक बार में नहीं दिया जा सकता। गणित के प्रश्न पत्र में फिजिक्स का जवाब कैसे संभव है, हिंदी के सवाल में अंग्रेजी का उत्तर कैसे संभव है? तो जाहिर सी बात है कि वक्त का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सरकार के फैसले को सम्मान अगर आप नहीं देते हैं तो फिर कौन सा फैसला लिया जाएगा? तो सम्मान भी देना है लेकिन उसकी बारीकियों को समझते भी रहना है। तो बहुत ज़्यादा गैर सम्मान के नज़रिए से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने डेटा बेरोजगारी वगैरह का बताया, पॉकेट पर कम भार पड़ेगा, इसकी भी चर्चा कर लिया और 3 वर्षों के लिए वैध रहेगा। बड़ी अच्छी बात है भैया। देखो गरीबी बहुत है हमारे देश में, अभी हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे, हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित है और इस कोरोना ने तो अच्छे खासे पढ़े लिखे और रोजगार वालों को भी सड़क पे ला दिया है। ऐसे में सरकार ने यही सब योजना ला रही है तो
अब यही टाइम मिला होगा उनको, खाली हैं तो आजकल यही सब कर रहे हैं। वो भी तो खाली है, ना विदेश में जाना हो रहा है, ना विदेशी बहुत योजना है, ना सरकार के पास बहुत सारा, अभी जैसे हम लोग खाली वैसे सरकार भी खाली है थोड़ा। तो सरकार खाली है तो अपना भरपाई कर रही है, अच्छी अच्छी पॉलिसी ला कर। कब कितनी कितनी मददगार होगी, कितनी अच्छी होगी। मैं तो एक शिक्षक चिंतक जो भी कह लीजिए, उस नाते मैं थोड़ा सा तीव्र हूँ, जबान का थोड़ा कटीला भी हूँ, क्योंकि मैं इस शिक्षा जगत में अपनी पूरी उम्र देने का पूरा प्रयास हो गया। रिसर्च भी करता हूँ, लिखता पढ़ता हूँ, तो मुझे सही गलत का थोड़ा जल्दी पता चल जाता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। कम से कम पढ़ाई लिखाई के मामले में तो कतई नहीं बर्दाश्त होता है। तो सरकार के फैसले को मैं एक बारगी अगर बोलूँ तो एक एजेंसी की जो हमने चर्चा करने की बात कही, साझी पात्रता परीक्षा जो हो रही है, यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से युवाओं के लिए एक अच्छा मन है, एक अच्छा दृष्टिकोण है और एक अच्छा योजना है। नई शिक्षा नीति भी एक अच्छी योजना थी और एक देश एक परीक्षा भी एक अच्छी योजना है। लेकिन मेरा सवाल इसमें लास्टली यही है कि समय के साथ अगर आतुरता घटती है, रुचि घटती है, अभिरुचि घटती है, तो भर्ती एजेंसी भले ही एक हो जाए, लेकिन बदलाव कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस बदलाव को तब अच्छा माना जाएगा जब जिस मन से बदला गया वही होते हुए दिखे, धरातल पर वही उतरे। और ख़ास बात यह है कि सरकार, मैंने एक लाइन लिखा है बच्चा, मैं उसको ज़रा पढ़ देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो मैं थोड़ा सा काफ़ी अच्छे से आपको बता सकता हूँ। उसको कहाँ गया वो पन्ना, हाँ, मैंने ये कहा है कि क्या सरकार जिस तरीके से बदलाव को लेकर के दिल दिखाती है, क्या वैकेंसी को लेकर के भी दिल दिखाएगी? आपने कभी गौर किया होगा, जब सवर्णों का आरक्षण की बात आई थी तो जो उनके मंत्री हैं सड़क वाले, उन्होंने कहा था कि रोज़गार तो है नहीं। तो ये सब कहने का मतलब यह है कि सरकार के भीतर भी, सरकार के बाहर भी, समाज में भी, शिक्षा के लोगों में भी, मीडिया में भी, कहीं पर भी यह, या अधिकारियों में भी यह बात तो होती ही होगी कि भाई नौकरी दीजिए, वैकेंसी दीजिए, रोज़गार दीजिए, तब उछल कूद अच्छा लगता है। शिक्षा सबको चाहिए, वो बदलाव बड़ा अच्छा है। नौकरी भी सबको चाहिए, लेकिन वैकेंसी कितनी देंगे? कई आयोग, बच्चा मैं जानता हूँ जिसने पिछले 4-5 सालों से वैकेंसी ही नहीं दिया। झारखंड में पता कर लीजिए कितनी वैकेंसी आई, उत्तराखंड में पता कीजिए कि पिछले 20 सालों में उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कितनी बार वैकेंसी पीसीएस की निकाला। सरकारें वोट भी लेती हैं और सरकारें बेरोजगार भी रखती हैं, ये तो ठीक नहीं है। अगर रिटायर्ड आप हर साल करते हैं तो उतना तो भर्ती कीजिए ना, जितना जगह खाली होता है, चाहे 10 हो चाहे 5 हो। ऐसे कैसे कर रहे हैं, बिना आदमी के काम चला रहे हैं। और जो युवा जो है एक उम्मीद लेकर के घूम रहा है, कम से कम उसकी उम्मीदों पर तो पानी मत फेरिए। लेकिन मैं आशावादी हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक शिक्षा एक परीक्षा हमारे देश की तस्वीर को आने वाले दिनों में बदलेगी। बशर्ते सिर्फ एक काम सरकार को करना है कि इसका कैलेंडर घोषित कीजिए और कृपया वैकेंसी भी निकालिए। यूपीएससी जैसे कैलेंडर देखिए समय में निकाल दिया, यूपीएससी हमेशा निकालता है। यूपीएससी भी सरकार की एजेंसी, आर्टिकल 315 में लोक संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग बनाए जाते हैं, 320 में उनके कार्य हैं, 323 में वो रिपोर्ट करते हैं, सब संविधान में लिखा है। संविधान में तो उन आयोगों के लिए भी लिखा है जो 5 साल 4 साल से वैकेंसी नहीं निकाले। उनसे जाके पूछिए कि आप किसको रिपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 323 में आयोग के लोगों को सैलरी देते हैं, लेकिन वैकेंसी कहाँ उनके पास? क्यों नहीं अध्याचन आप भेजते हैं कार्मिक विभाग के लोग? अगर परीक्षा प्रणाली में सुधार है, शिक्षा प्रणाली में सुधार है, तो और रोजगार में अगर दिक्कतें रहेंगी तो थोड़ी अभिरुचि घटेगी, दिक्कत बढ़ेगी और इस दिक्कत को घर घर पहुंचेगी। और कहा जाता है कि गरीबी जो होती है ना, गरीबी एक समस्या नहीं है, गरीबी समस्याओं की मकड़जाल है। और हम तो कहते हैं कि बेरोजगारी अभिशाप है, क्योंकि बेरोजगारी सब कुछ देती है।
बेरोजगारी गरीबी देती है, बेरोजगारी बीमारी देती है, बेरोजगारी असम्मान देती है, बेरोजगारी हमें जीवन देने से कतराती है। इसलिए रोजगार चाहिए। कोरोना के इस काल में सारे लोगों के काम धंधे चले गए ना। सरकारी नौकरी अच्छी है, पूछिए ना लोगों से। तो क्यों नहीं ये जो युवा देख रहा है, जो 22 साल 20 साल 25 साल का है, कोरोना के इस कालखंड से गुजर रहा है, वो सरकारी नौकरी ही चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सरकारी नौकरी है तो रोटी मिलती रहेगी। तो सरकारी नौकरी 1.25 लाख वैकेंसी है, 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोग बैठते हैं। वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी। कौन बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाए। जगह खोजिए, कहां से बढ़ सकती है। आप बढ़ाने को तो छोड़ो चेला, साल भर में ये अपने कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी देना भी मुनासिब नहीं है कई लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी भरपाई करनी है, बहुत बड़ा काम करना है। सरकार की इस पहल की मैं सराहना कर रहा हूं, लेकिन इस उम्मीद में कि वैकेंसी भी निकालेंगे और युवाओं के हाथ में रोजगार भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग जुड़े। मैं थोड़ा भावुक भी हो जाता हूँ, भावनात्मक भी, रोचक भी हूँ और थोड़ा सार्थक भी हूँ और सक्रिय भी हूँ। बस एक काम नहीं करता, ढीला नहीं पड़ता, तेरी ऐसी की तैसी। थैंक यू वेरी मच।